नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज़। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। शिवसेना यूबीटी ने मरकजी हुकूमत से पहलगाम हमले पर जवाबी कार्रवाई का किया मुतालबा। संजय राउत ने मोदी हुकूमत को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। साबिक वज़रा गुलाब राव देवकर और सतीश पाटिल एनसीपी में हुए शामिल। अजीत पवार ने दोनों सीनियर लीडरों का पार्टी में किया खैर मकदम। मुंबई 1993 बम ब्लास्ट केस के मुलजिम और दाऊद के मुआविन फारूक टकला को पासपोर्ट फ्रॉड केस में सुनाई गई 5 साल कैद की सजा। जामिया शतरुल उलूम अक्कल कुआ के बानी और खादिमुल कुरान मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी का इंतकाल, मिल्लत को गैर तलाफी नुकसान। और खबरों की तफसील। पहलगाम हमले के बाद से महाराष्ट्र की अपोजिशन पार्टियों शिवसेना यूबीटी मुसलसल मरकजी हुकूमत से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। हाल ही में हुकूमत की तरफ से जात पर मबनी मरदमशुमारी कराने के फैसले पर शिवसेना यूबीटी ने इल्ज़ाम लगाया कि इक़दाम महज मजहबी तनाज़ात को हवा देने और जात पात पर मबनी मुबाहिस को नुमाया करने की सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है। ये भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है। जो उनके साथ नहीं रहेगा, उनके पाप को समर्थन नहीं देगा, उनको ट्रोल करेंगे। वो लड़की क्या बोली कि कश्मीर के सभी भाइयों ने हमें मदद की, तो आप उनको दोष मत दीजिए, हिंदू पाकिस्तान मत करिए। लेकिन उनका जो प्लान था बीजेपी का, ये पहलगांव के बाद हिंदू मुसलमान करना, वो फेल हो गया। उसका मतलब है वो करना चाहते थे, इसीलिए हमें डर है कि जो हुआ था, जो हुआ है, हाँ, पहलगांव और पुलवामा में मैं एक सामने दिखता हूँ। उस वक्त भी राजनीति की, अभी भी राजनीति करती है। उस वक्त भी जो टेररिस्ट थे वो नहीं मिले, आज भी नहीं मिल रहे। तो किसकी साजिश है राजनीति करने की? तो जो लड़के बोल रहे हैं तो उनको गुस्सा है। महाराष्ट्र के नए वज़ीर आला अजीत पवार ने साबिक वज़रा गुलाब राव देवकर और सतीश पाटिल का एनसीपी में खैर मकदम किया। अजीत पवार ने कहा कि हमारी पार्टी को वसात देने की कोशिशें जारी है। देवकर और पाटिल की शमूलियत, जो शरद पवार के करीबी मुआविन बताए जाते हैं, अजीत पवार के शुमाली महाराष्ट्र में अपनी पार्टी की गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जो एनसीपी एससीपी के लिए एक चैलेंज है। साबिक एमएलए दिलीप सोनवाने, कैलाश पाटिल और शरद पाटिल ने भी एनसीपी में शमूलियत इख्तियार की। करू नका, ह्या काही गोष्टी तारतम्य त्या ठिकाणी पाळा। आणि कार्यक्रम देत असताना आम्ही तर कुठेही यायचं म्हटलं तर जिल्हाध्यक्ष आणि बाकीच्यांना करू। जिल्हाध्यक्षांनी पण, शहर अध्यक्ष असेल नेमाडेजी तुम्ही किंवा आपला संजय तुम्ही, सगळ्यांनी ही प्रमुख लोकांची नावं उद्याच्याला मेसेज पाठवत असताना, समजा माणिकराव कोकाटेंचा दौरा आहे, इंद्रनीलचा आहे, आणखीन कुणाचा आहे, आम्हा कुणाचा आहे, किंवा संघटनेच्या प्रांताध्यक्षाचा किंवा इतर पदाधिकाऱ्यांचा आहे, सेलच्या प्रमुखांचा आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना आणि आता आपण ही बेरीज करतोय। मी त्यांना स्वागत करतोय साहेब, मी त्यांचं आत्ताच मनापासून ह्या सगळ्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश दिलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे पक्षाची ताकद वाढलेली आहे, पक्षाला बळकटी यायला ह्याच्यातनं मदत होणार आहे। आपल्या नंदुरबार, धुळे आणि त्या ठिकाणी जळगाव इथं त्याचा आपल्याला फायदा निश्चितपणे जास्त होणार आहे। हे आपल्याला राष्ट्रवादीमय वातावरण करायचं आहे। सुरेशराव चिंचोळकरांच्या मुळे देखील आपल्या यवतमाळमध्ये निश्चितपणे वसंतराव आपले ताकद वाढायला मदत होते। तुम्ही सगळेजण, अनिल भाईदास पाटील असतील, वसंतराव असतील, इतर माझे सगळे सहकारी असतील, सगळेच जण आपापल्या परीनं त्यांना पक्षामध्ये आणण्याचं काम करतात, ही चांगली गोष्ट आहे। परंतु सगळ्यांनी काम करताना आता आपली जबाबदारी अधिकची वाढलेली आहे। उद्याच्याला आपल्या कामातनं जनमानसामध्ये आपली स्वतःची प्रतिमा कमी होणार नाही आणि पक्षाला पण कुठं खाली मान घालावं लागणार नाही,
अशा पद्धतीचं वागणं तुमचं माझं सर्वांचं जुन्यांचं नव्याचा भेदभाव न करता त्या बाबतीमध्ये असलं पाहिजे. आता परवाच काही काही तर तुमच्या जळगावचे असे वस्ताद आहेत, परवा कसला तरी कार्यक्रम होता. अजीत पवार के ज़ेर एहतमाम महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला के लिए एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया. इस प्रोग्राम में वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, अशोक चौहान और नारायण राणे ने शिरकत की. ताम शरद पवार, उद्धव ठाकरे, पृथ्वीराज चौहान और सुशील कुमार शिंदे ने इस तकरीब में शिरकत नहीं की. अजीत पवार ने ज़ाती तौर पर तमाम साबिक़ वज़ीर आला को मदऊ किया, लेकिन शरद पवार ने सियासी इख्तिलाफात का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया. एकनाथ शिंदे ने भी इस तकरीब में शिरकत नहीं की. इस मौके पर तकरीब में शिरकत करने वाले देवेंद्र फडणवीस और साबिक़ वज़ीर आला को एजाज़ से नवाजा गया. महत्वाची चळवळ ठरली. कदाचित स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये कुठल्याच राज्याला एवढा संघर्ष करावा लागला नाही जेवढा संघर्ष महाराष्ट्राला संयुक्त महाराष्ट्र, मुंबई सहित संयुक्त महाराष्ट्र तयार करण्याकरता करावा लागला. खरं म्हणजे भाषावार प्रांत रचनेनंतर स्वाभाविकपणे मुंबई ही महाराष्ट्राचा भाग होणं हे गरजेचं होतं. पण त्याच वेळी जे काही प्रचलित राजकीय परिस्थिती होती त्यामुळे मुंबई सहज मिळेल असं वाटत नव्हतं आणि म्हणून एक मोठा लढा उभारला गेला. 106 आमच्या लढवय्यांना हौतात्म्य पत्करावं लागलं आणि त्यातून हा संयुक्त महाराष्ट्र उभा झाला. आणि जसं या ठिकाणी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र अशा प्रकारचा आपला नारा होता, त्यावेळी खरं म्हणजे भाषावार प्रांत रचनेच्या त्या काळामध्ये जे काही कमिशन तयार झालं होतं त्या कमिशनने त्यावेळी विदर्भ हे वेगळं राज्य व्हावं अशा प्रकारची शिफारस केली होती. पण मराठी माणसाने साथ घातली आणि जर सगळा मराठी मुलूक एकत्रित आला नाही तर मुंबई देखील मिळणार नाही. आणि म्हणून त्यावेळच्या विदर्भातल्या नेत्यांनी हा निर्णय घेतला की आपलं मराठी पण जपायचं असेल, आपली मराठी भाषा जपायची असेल, आपली मराठी संस्कृती जपायची असेल तर. औरंगाबाद के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने पहलगाम हमले पर तबसरा करते हुए कहा कि मुल्क भर के लोगों में इस वाक़े को लेकर गम और गुस्सा है. इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया. देश के सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? नरेंद्र मोदी साहब की है, अमित शाह साहब की है, या सिर्फ भाषण देने के लिए आप स्टेज के ऊपर खड़े रहेंगे? भाई और बहनों, हम चुन चुन के मारेंगे करके कब मारेंगे भाई और बहनों? आपका खून क्यों नहीं खौल रहा है? पूरे देशवासियों का खून खौल रहा है. बेगुनाह लोगों की जानें गई है, बेगुनाह लोगों को मारा गया है, और यहाँ पर आप सिर्फ भाषण दे रहे हैं. रोज एक एक स्टेटमेंट हम सुनने को मिलते हैं कि हम चुन चुन के मारेंगे. कब चुनने जा रहे हैं आप? कब चुन के मारने वाले हैं आप? अगर हम उनको नहीं टारगेट करेंगे, उनको नहीं जवाब पूछेंगे तो कौन है? अगर आपसे जिम्मेदारी नहीं संभाली जाती है तो वहां पर उस कुर्सी के ऊपर असदुद्दीन अवैसी साहब को बिठा दीजिएगा, देखिएगा वो क्या हासिल करते हैं. बहुत छोटा है, पाकिस्तान की धमकियों से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत ही नहीं है. बहुत छुटका सा है पाकिस्तान जो है. हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान की तुलना नहीं की जा सकती है. तो गीदड़ भपकियाँ जो है वो पाकिस्तान जानता है कि हमारे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला. अगर अपना मुल्क अगर देखेंगे तो हर लिहाज से हम बहुत ताकतवर है. तो जो कुछ करता नहीं है, जो काट नहीं सकता है, वो भोग. खातिमुल कुरान मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी बानी जामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआ का तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया. इनकी उम्र तकरीबन 75 साल थी. मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी का शुमार आलम इस्लाम के जय्यद उलमा में होता है. मौलाना ने अपनी सारी ज़िंदगी इशाअत इस्लाम के लिए वक्फ कर दी थी. वो अपने रिवायती इस्लामी उलूम के साथ असरी उलूम के कट्टर हामी थे. मौलाना ने अपने अमली काविशों से अपने इस नज़रिए को हकीकी रूप दिया जो जामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं के तौर पर एक तनावर दरख्त की शक्ल में इख्तियार कर चुका है. मौलाना वस्तानवी की जहद मुसलसल का नतीजा है कि अलनूर हॉस्पिटल मिदनापुर में मुसलमानों का अव्वलीन MBBS कॉलेज कायम हुआ और इस कॉलेज से अब तक सैकड़ों फ़ारगीन इस्तिफ़ादा कर चुके हैं. इन्होंने दीनी और असरी उलूम के इदारों का एक ऐसा जाल बिछा दिया जिससे लाखों की तादाद में तलबा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं. मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी
कि इन अजीम खिदमात की वजह से ही इन्हें उम्मत ने खादिमुल कुरान जैसे अलकाब से नवाजा। सन 2011 में मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी ने दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दी। इनके अचानक इंतकाल से मिल्लत को गैर तलाफी नुकसान हुआ है। मौलाना की नमाज जनाजा रात 12:30 बजे जामिया शातुल उलूम अक्कल कुआं में अदा की जाएगी और तदफीन भी जामिया में ही अमल में आएगी। मौलाना गुलाम वस्तानवी के पसमानदगान में 2 बेटे मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी, मौलाना उवैस वस्तानवी के अलावा 4 बेटियां शामिल हैं। मौलाना के शागिर्दों की तादाद सैकड़ों में है, लेकिन जामिया शातुल उलूम के फ़ारिग़ीन की तादाद लाखों में है। हमारे साथ इम्तियाज़ खलील जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ रहे हैं। इम्तियाज़ खलील, बहुत बहुत इस्तकबाल है। एक बुरी खबर आ रही है, मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब जो है वो अब हमारे दरमियान नहीं रहे। उम्मत मुस्लिमा के लिए कितना बड़ा खसारा है, कितना बड़ा नुकसान तस्वुर किया जा रहा है इसे? देखिए, मौलाना की ख़ास बात यह है कि उन्होंने मदारिस का जो निज़ाम एक रवायती चल रहा था उसमें कोशिश ये की, चूँकि मदारिस में काफ़ी जगह होती है, इमारत होती है, तो कोशिश ये करते थे कि दीनी तालीम के साथ साथ हमारे बच्चे असरी तालीम की तरफ भी राग़िब हों। उसके लिए उन्होंने कोशिश ये की कि जो मदारिस बनाएं हिंदुस्तान भर में, उसमें वो ये कोशिश करते थे कि मदरसे की मुख्तलिफ जो मदारिस जो हैं उसके साथ साथ जो है वो कोई एक कॉलेज भी हो। ख़ास तौर से कोशिश ये करते थे कि हुनर के कॉलेजेस हों ताकि बच्चे जो जल्द अज जल्द रोज़गार से जुड़ सकें। तो एक बहुत बड़ा इनकलाबी जो कहना चाहिए सिलसिला उन्होंने शुरू किया था, वो यही था कि मदारिस तो बहुत अच्छे कायम किए, साथ साथ हर मदरसे में कोशिश करते थे कि कॉलेजेस भी हों। बिल्कुल बिल्कुल। इम्तियाज़, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि मदारिस का नाम सुनते ही सीधे हमारे जहन में एक मौलाना आता है या एक मुफ्ती आता है जो पढ़ के किसी मदरसे में पढ़ाएगा या किसी मस्जिद का इमाम बनेगा, लेकिन मौलाना की ये कोशिश थी कि यहाँ से निकला हुआ बच्चा, जो इनके मदरसे से निकला हुआ बच्चा है, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। इस तरह की इनकी सोच थी। ये सोच दीगर मदारिस को लागू करने की कितनी ज़रूरत है मौजूदा दौर में? बेपनाह ज़रूरत है उसकी। देखिए, हालांकि मदारिस बेहतर होने चाहिए, मदारिस का एडवांसमेंट भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं साथ साथ में पैरेलल अगर ये एडवांस तालीम की भी अगर हम बात करें होनी चाहिए और उसकी कोशिश अब कहना चाहिए दीगर इदारे भी कोशिश करने लगे हैं। और मदारिस में मौलाना का ये कहना था कि वो बच्चे जो पूरी किताब हिफ्ज कर लेते हैं, कुरान मजीद अपने सीनों में रख लेते हैं, तो वो बच्चे जब असरी तालीम में आते हैं तो वो बहुत अच्छे साबित होते हैं और बहुत अच्छे तालिब यहाँ पे भी होते हैं। तो ये एक अच्छा सिलसिला होगा अगर दूसरे मदारिस भी इस सिलसिले को अपनाएं। बिल्कुल। इनको खादिमुल कुरान भी कहा गया, इस अलकाब से भी नवाजा गया, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, खादिमुल कुरान तो उन्हें इसलिए कहा गया कि उन्होंने हिंदुस्तान के मदारिस में एक सिलसिला शुरू किया मुसाबक़तुल कुरान का, और वो कोशिश ये करते थे कि हिंदुस्तान भर के 27 रियासतों में, कभी 22 रियासतों में वहाँ पहुँच करके वहाँ के बच्चों को जोड़ना और उसके बाद एक कहना चाहिए मुल्की पैमाने पे मुकाबला करना और कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ने की कोशिश की जाए। उस पर वो कहना चाहिए उनका बहुत फोकस था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, उन्हें खादिमुल कुरान के साथ साथ आमिरुल मसाजिद भी कहा जाता था। आप देखें कि मौलाना का एक बहुत बड़ा कारनामा यह है कि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर में उनके जरिए 7,000 से ज्यादा मसाजिद की या इस्लाह की गई या तामीर की गई। और उसके लिए वो जो मुसल्ला स्कीम वो लेकर के आए थे कि हर इलाके के हर जगह के जो मुसल्ली हैं उन्हीं को जोड़ करके मस्जिदें तामीर की जाए। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। तो उन्हें खादिमुल कुरान के साथ आमिरुल मसाजिद भी कहा जाता था। बिल्कुल। इम्तियाज़ खलील, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, तदफीन के ताल्लुक से ये खबर आ रही है कि रात में 12:30 बजे अक्कल कुआं में ही उनकी तदफीन होगी। इस ताल्लुक से कुछ तफसील बता सकेंगे? क्या ये 12:30 बजे फिक्स है कि 12:30 बजे ही तदफीन होगी या कुछ टाइमिंग में चेंजेस भी हमारे नाज़रीन के लिए? जी, रात में तदफीन जो है 12:30 बजे ही होगी। और तदफीन यहाँ के बच्चे चाहते थे, असातिज़ा चाहते थे कि जामिया के ही अहाते में हो, लेकिन ये कि जो शहर के लोग हैं उनका इसरार था कि जो मकरानी फली मस्जिद से लग करके जो कब्रस्तान है, मकरानी फली वो मस्जिद है जहाँ से जामिया शुरू हुआ, वहीं में 6 बच्चों के जरिए जो है वो जामिया शुरू हुआ था कि साथ 1979 में। तो शहर वालों के इसरार पे फिर ये हुआ कि जहाँ पे कहना चाहिए उनके वालिद मदफून है, जहाँ उनके बड़े भाई जो सबसे पहले मौल्लिम थे, उसी कब्रस्तान में तदफीन होगी इंशाल्लाह। चलिए इम्तियाज़ खलील, बहुत बहुत शुक्रिया इससे तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, मौलाना वस्तानवी का इंतकाल हो गया, मुख्तलिफ गोशों से रद्दमल आ रहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये खबर बहुत ही दुख और दर्द के साथ सुनी जा रही है और सुनने के बाद यकीन नहीं आ रहा है। इस्लामी दुनिया, इस्लामी जगत, शिक्षा के जगत के महान महारथी
मौलाना गुलाम अहमद उस्तानी साहब का आज इंतकाल हो गया, देहांत हो गया है। मौलाना की पैदाइश 1 जून 1950 कौसाड़ी गुजरात में हुई। 1979 में मौलाना ने अक्कल कुआ मकाम पर 6 बच्चों से एक मदरसा शुरू किया था। आज वो इतना बड़ा हो गया कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT कॉलेज, हजारों बच्चे मतलब लाखों बच्चे वहां से पढ़ के निकले, हजारों लोगों वहां से रोजगार मिल रहा है। मुसलमान मौलाना की ये योगदान, मौलाना की कुर्बानियां मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विशेष शैक्षणिक रूप में तालीमी मामले में बहुत ही गौर से देखे जाएंगी। उन्होंने मुसलमानों के तालीमी, समाजी और मजहबी मामला को दुरुस्त करने में उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आज हजारों बच्चे मौलाना के मदरसे में पढ़ रहे हैं और सैकड़ों लोगों से रोजगार मिल रहा है। ये बहुत बड़ा नुकसान है और एक दौर, एक जमाना जानता है कि मौलाना उस्तानी साहब ने किस मुश्किल हालात में पूरा संघर्ष उनके सामने दारुल उलूम देवबंद के नाजिम बनाए गए, मोहतमिम बनाए गए, उस वक्त काफी हंगामा हुआ और मौलाना ने बड़े सब्र के साथ, बड़े हिम्मत के साथ उसको मुकाबला किया। हम सब लोग मुसलमान उनके एहसानात के तले दबे हुए हैं। बिलाशुबा पूरे मुल्क के लिए, पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए मौलाना का इंतकाल एक नुकसान अजीम है, खसारा अजीम है। हम उनके फर्जंद हुज़ैफा उस्तानी साहब के हक में दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, उनके पूरे खानदान को सब्र अता फरमाए और उस हुज़ैफा साहब को उनका सही जानशीन बनाए। और जो ताउन मौलाना के साथ लोगों का था, हम उम्मीद करते हैं कि पूरी मिल्लत, पूरी कौम वो हुज़ैफा साहब के साथ देंगी। शुक्रिया। मैं मिर्जा अब्दुल कय्यूम नदवी, औरंगाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ की अफसोस के साथ ये खबर दी जा रही है कि आलम इस्लाम की मशहूर मारूफ शख्सियत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानी साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलाना की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मौलाना ने अपनी तमाम उम्र दीनी और रिफाही शोबों में अपनी खिदमत अंजाम देने में गुजारी है। 1980 में मौलाना ने अक्कल कुआ में एक इदारा कायम किया जो आगे चल के मुल्क भर में दीनी और असली तालीम के इम्तिजाज का एक नमूना साबित हुआ। उसी के ज़रिए से सैकड़ों इदारे दीनी व असली तालीम के वजूद में आए, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज वगैरह। ये मौलाना की खिदमत का वाज़ेह नमूना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुस्लिमा को मौलाना का नेमुल बदल अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। ये खबर आलम इस्लाम के लिए बहुत ही रंज के साथ सुनी जाएगी कि मारूफ आलिम दीन और जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम जैसी दरसगाह के बानी हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी का आज 2:30 बजे के करीब इंतकाल हो गया। हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी ने जो काम किया, बुनियादी तौर से तो जब भी बात होती है उनके कामों की, उन्होंने काम किया छोटे देहातों में, बड़े शहरों के मुकाबले में उन्होंने चुना छोटे देहातों में, छोटे इलाक़ों में। और अल्लाह ने 75 साल की उम्र उन्हें दी और इन 75 वर्षों में हमने देखा कि उन्होंने 100 से ज़्यादा इक़ामती इदारे कायम किए, जिनमें मदारिस भी हैं। और मदारिस के साथ साथ देखिए, सिर्फ मदारिस में पढ़ने वाले 80,000 के करीब बच्चे हैं और 1 लाख से ज़्यादा बच्चे, उनके जो कॉलेजेस उनके ज़रिए जो बनाए गए, फिर उसके बाद जो मकातिब बनाए गए, अगर उन मकातिब की बच्चों की तादाद अगर जोड़ लें तो 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे उनके तालीमी इनकलाब से फैज़ हासिल किया करते थे। और तालीमी जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया, उन्होंने दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम को जोड़ा, मदारिस में कॉलेजेस बनाने का सिलसिला शुरू किया। उनकी शाखें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि बहुत सारे जामियात उतने बड़े नहीं हैं। हर शाख में कोशिश करते थे कि कहना चाहिए बच्चे, मुस्लिम बच्चे जो है मदारिस के साथ साथ कॉलेजेस से भी जुड़े, दीनी तालीम के साथ असली तालीम के साथ भी जुड़ें। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने बताया कि मौलाना ग़ुलाम वस्तानवी का इंतकाल हो गया, आज 2:30 बजे के करीब इंतकाल हुआ है। आज ही उनकी तदफीन अमल में आएगी। हमारे साथी अज़हरुद्दीन इस वक्त जुड़े हैं औरंगाबाद से। अज़हरुद्दीन, एक सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया। आज 2:30 बजे खबर आई कि उनका इंतकाल हो गया। उम्मत मुस्लिमा के लिए कितना बड़ा खसारा तस्वुर किया जा रहा है? उम्मत मुस्लिमा के लिए वाकई बहुत अजीम खसारा है। इसकी तलाफी नामुमकिन है, क्योंकि मौलाना ने जिस तरह से काम किया और जिस मैदान अमल में वो उतरे, उन्होंने मतलब अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी थी। और मौलाना ने यानी हमेशा छोटे इलाकों की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज की, पसमानदा इलाकों की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज की और गरीब बच्चों को उठाकर उन्होंने इल्म के जेवर से आरास्ता किया। मौलाना जो है तो तालीम के मामले में दीनी तालीम और असली तालीम को साथ लेकर चलते थे। यही वजह है कि हम देखते हैं कि
जामिया इशातुल उलूम अक्कल कुआं हो या फिर बदनापुर का MBBS कॉलेज। तो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो न सिर्फ दीनी तालीम से फारिग होते हैं, उससे लैस होते हैं, बल्कि वो इंजीनियर भी बन रहे हैं, वो टेक्नीशियन भी बन रहे हैं, वो स्किल हैंड बन रहे हैं। तो ऐसे हजारों लाखों तलबा की तादाद है मौलाना के शागिर्दों में और इन जामियात से, इन इदारों से फारिग होने वालों में। अब मैं ये बता दूं कि जैसे ही ये इत्तला पहुंची कि मौलाना मोहतरम का इंतकाल हो चुका है, तो औरंगाबाद शहर से काफिलों की शक्ल में लोग अक्कल कुआं की तरफ रुख कर रहे हैं। ये सिर्फ औरंगाबाद का मामला नहीं है कि बल्कि जितने भी मौलाना के चाहने वाले हैं जो इल्मी हल्कों से ताल्लुक रखते हैं, दीनी हल्कों से ताल्लुक रखते हैं, वो अक्कल कुआं की तरफ जा रहे हैं। शहर के नुक्कड़ चौराहों पर गाड़ियों का इंतजाम किया जा रहा है ताकि अक्कल कुआं जल्द अज जल्द पहुंचा जा सके। तदफीन के ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, तदफीन का अमल जो है तो रात में 12:30 बजे नमाज जनाजा होंगी अक्कल कुआं में, जामिया इशातुल उलूम अक्कल कुआं में, और जामिया के ही कब्रिस्तान में मौलाना की यानी तदफीन वगैरह अमल में आएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजहरुद्दीन इस तमाम जानकारी के लिए। जाहिर सी बात है मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी अब हमारे बीच में नहीं रहे। जाहिर सी बात है एक जाल उन्होंने तालीमी इदारों को बिछाया था जिससे हज़ारों की तादाद में जो है तलबा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जाहिर सी बात उनकी कमी ज़रूर खलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजहरुद्दीन इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने महाराष्ट्र के परभनी में 24 साला कानून के तालिब इल्म सोमनाथ सूर्यवंशी के मुबैना हिरासत में मौत के मामले में पुलिस के तहकीकात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। सोमनाथ की मौत 15 दिसंबर 2024 को परभनी के सरकारी अस्पताल में अदालती हिरासत में हुई थी। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में मुबैना तौर पर पुलिस को इसकी मौत का जिम्मेदार ठहराया गया। अदालत सोमनाथ की मां विजय बाई सूर्यवंशी की तरफ से दायर एक दरख्वास्त की समाअत कर रही थी जिसमें अदालत की निगरानी में आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया गया था। दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया कि सोमनाथ को 10 दिसंबर को परभनी में फ़िरक़ावाराना बदअमनी के बाद पुलिस क्रैकडाउन के दौरान उठाए जाने के बाद हिरासत में तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। मुंबई 1993 बम ब्लास्ट केस के मुलजिम और दाऊद के मुआविन फारूक टकला को पासपोर्ट फ्रॉड केस में 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। मोहम्मद फारूक यासीन मंसूर उर्फ फारूक टकला, जिसे मार्च 2018 में 1993 के बम धमाका केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, अब एक अदालत ने पासपोर्ट फ्रॉड के एक अलग केस में मुजरिम करार दिया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के ताल्लुक से रखने वाले एक अहम मुलजिम फारूक टकला को मुंबई की एक अदालत ने पासपोर्ट फ्रॉड का मुजरिम करार दिया है। फारूक टकला को 8 मार्च 2018 को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। इसके कब्जे से एक जाली हिंदुस्तानी पासपोर्ट बरामद हुआ था। वजारत इत्तलात और नशरियात के जॉइंट डायरेक्टर आशुतोष ने वेव समिट पर तबसरा करते हुए कहा कि समिट ने मुल्क को आलमी सतह पर नुमाया किरदार अदा किया। समिट में 100 से ज़्यादा ममालिक के मंदूबीन ने शिरकत की। So waves, you have seen the conferences, you have seen the inaugural PM coming, and we have a lot of exhibitions here where you can feel the creativity around us, where you can see, and if you go to the startup and MSME pavilion, you see the new startups, a lot of buzzing activity there. The new startups coming with a lot of solutions to the media entertainment domain. They are reducing the cost of production. They are working on more innovative ways to give you entertainment. And for Waves, the summit, this is an excellent opportunity for not only to showcase the creativity. If you see in different terms, it has become a university in 4 days. We have so many master classes, we have so many sessions where people not only from startup but from the creation domains have learned a lot of things. Like we have the sessions from the giants like Google, Microsoft and Amazon, where the startups and other creators were told how they can use generative AI in increasing their content visibility, the reachability. They were told how to market their product through using OTT platform. They were told how to analyze the data, how to analyze your customer data, customer perception data, which target customer to use. So what Waves has done, Waves has given a complete university type of material to all the creator in 4 days. That was the most interesting part for me. वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस की अहलिया अमृता फडणवीस ने वेव समिट को कामयाब करार दिया। इन्होंने कहा कि समिट ने इख्तराइयत और सकाफत के जरिए आलमी राब्ते को मजीद मजबूत बनाने का काम किया है।
I think so. It's a phenomenal success. Waves has created waves, not just in Maharashtra, not just in India, worldwide. I think so. Artists, music can amalgamate the world, create peace, harmony, and the best way to do it is with these kind of programs which put together, which cause synergies of artists and artisans. And this can create a strong bond, diplomatic bond also, cultural bond also between countries. And I'm loving the whole concept and it is going. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।